अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ एंट्री का यूजुअली हमारे पास पेपर्स में इसका क्वेश्चन नंबर 1 आता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने हमें कहा कंप्लीट राहत्स कैश बुक ऑन द पेज ऑपोजिट बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस इन 1 अप्रैल 2021। यूजुअली जो कैश बुक का क्वेश्चन होता है वो हमारा बीआरएस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन होकर आ जाता है। इसी के साथ मैंने कैश बुक यहाँ पे है। ये राहत की कैश बुक है जो हमने बनानी है। बैलेंस ब्रॉट डाउन उसने हमें दिए हुए हैं। ये 3 कॉलम कैश बुक है, एक कॉलम डिस्काउंट का है, डिस्काउंट अलाउड इस तरफ है, फिर कैश का कॉलम है, फिर बैंक का कॉलम है, फिर इस तरफ क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड कैश और बैंक का कॉलम। दो ब्रॉट डाउन आ रहे हैं। मार्च 1 में बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 150। इसका मतलब है कि हमारे पास मार्च 1 में 150 का कैश पड़ा हुआ है, लेकिन जो बैंक है उसका क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन आ रहा है 1980 का। इसका मतलब बैंक में कोई पैसे पूसे नहीं पड़े हुए, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है। अच्छा, इधर मैं वैसे ही एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की एग्जांपल दे दूं। अब ये जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है ना बैंक का, ये जो बैंक स्टेटमेंट आएगी ना उसमें इसको डेबिट लिखा होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बैंक का हम बैंक स्टेटमेंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारा क्रेडिट होता है। तो इधर अगर हमारी साइड पे बैंक का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है ना, तो उधर बैंक स्टेटमेंट में डेबिट आ रहा होगा। लेकिन बैंक स्टेटमेंट डेबिट होने का मतलब ही ये है कि बैंक ये कह रहा है कि हमने आपको पैसे दिए हुए हैं, हमने आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, इसलिए वो पैसे हमारा एसेट है, आपका एसेट नहीं है, आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए हमारी लाइबिलिटी है ना। तो देखो हमारे क्रेडिट साइड पे आ रहा है। वैसे भी हमने बीआरएस में किया था कि जो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे होता है वो कैश बुक की डेबिट साइड पे आता है, जो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे होता है वो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आता है। एनीवेज, इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। हमने साथ साथ इसका तरीका ये है कि साथ साथ हम इसकी वो बनाते जाएंगे, डबल एंट्रीज बनाते जाएंगे यहाँ पे, और उनको देख के हम अपनी कैश बुक फिल करते जाएंगे। राहत इज अ ट्रेडर, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस मार्च 2021। मार्च 3 को ट्रांजैक्शन हुई है, कैश सेल्स हुई है 580 की, वॉज डायरेक्टली पेड इनटू राहत बिजनेस बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश सेल्स हुई हैं, बट वो दे वर पेड डायरेक्टली इनटू राहत बिजनेस बैंक अकाउंट। तो इसके अंदर टेक्निकली जो हमारी बनेंगी ना, वो दो एंट्रीज बनेगी। पहली तो एंट्री बनेगी कैश सेल से, सिंपल। फिर उसको हम जो कैश हमें आया उसको हमने डायरेक्टली राहत के बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवा दिया, यानी जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसके अंदर हमने उसको जमा करवा दिया। हमने उसको डायरेक्टली बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवा दिया, तो इसकी दो एंट्रीज बनती हैं, वहां पे बना लेते हैं। पहली तो एंट्री बड़ी बेसिक सी बनेगी, डेबिट कैश। कैश सेल्स की एंट्री बना रहे हैं, डेबिट कैश। ठीक है, कितने सा था? 580। 580 क्रेडिट सेल्स 580। ठीक हो गया, ये पहली एंट्री बन गई। अब ये जो पैसे है ये फौरन मैंने बैंक अकाउंट में जमा करवा दी, यानी कि कैश जो था वो बैंक में जमा करवा दी। तो सबसे पहले तो डेबिट बैंक हो जाएगा 580। और सिंस कैश पहले आपके पास था वो अब आपने बैंक में जमा करवा दी, तो कैश खत्म हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे कैश 5 एंट्री। तो ये पूरी कहानी यूँ चलिए, पहले राहत ने आपको पैसे दिए, फिर आपने सेल्स रिकॉर्ड की, फिर आपने वही पैसे बैंक में जमा करवा दी, तो दो एंट्रीज बन गई। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास एंट्री आती है वो कह रहा है कि पेड इंश्योरेंस 360 बाय डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट मैंने आपको बताया था कि बैंक जो होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो इंश्योरेंस या बिजली के बिल वगैरह जमा करवा देता है। तो इस दफ़ा इसमें ये सीन हुआ है कि राहत को पता चल गया है कि उसने बैंक ने हमारी इंश्योरेंस जमा करवा दी है टेक्निकली। तो इसकी सिंपल एंट्री बनेगी कि आपने इंश्योरेंस पे करवाई है अपनी बैंक के थ्रू। तो इसकी सिंपल एंट्री बनेगी डेबिट इंश्योरेंस, कितने पैसों से करवाई है हमने, टोटल 360 की। 360 क्रेडिट बैंक, क्योंकि बैंक से पैसे कटे हैं। डायरेक्ट डेबिट से इधर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, डायरेक्ट डेबिट बस ये बता रहा है कि बैंक ने खुद पैसे जमा करवाए, तो सिंपल। हम बैंक कटे तो बैंक में से पैसे है ना। उसके बाद एंट्री यही, पेड 196 टू जीएच लिमिटेड बाय टेलीफोन ट्रांसफर, यानी आपने उसको पैसे सेंड किए किसी तरीके से, हैविंग डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। कह रहा है कि जीएच लिमिटेड को 196 पे किए बाय टेलीफोन ट्रांसफर, तो ऑब्वियसली ये बैंक के थ्रू ही हुआ होगा, कोई ट्रांसफर सिस्टम होगा, कैश के थ्रू तो नहीं हुआ होगा। हैविंग डिडक्टिंग अ 2% कैश डिस्काउंट,
अब उसने जब लफ्ज इस्तेमाल कर लिया ना कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट तो हमें पता है कि ये माइनस भी हो गया होगा ओरिजिनल अमाउंट में से, मतलब इसकी हमने कैलकुलेशन भी करनी है और इसके बाद हमने इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड भी करना है। अब देख सीन ये है कि उसने कहा 196 को हमने पे किया और जीएस लिमिटेड को, हैविंग डिडक्टेड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। यानी कि वो कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट थी उसमें से 2% कैश डिस्काउंट हमने काट के उसको 196 पे किया। यानी कि 196 नेट डिस्काउंट वाली अमाउंट है, हमने जीएस लिमिटेड को पे किया 196, हैविंग डिडक्टेड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू, यानी जो ओरिजिनल अमाउंट ड्यू थी उसमें से 2% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करके। अब इधर एक बड़ी ही मैं इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, वो ये है कि वी रिकॉर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑन ग्रॉस अमाउंट, जिसमें से अभी डिस्काउंट नहीं माइनस हुआ होता। अब बल्कि हम इसको इग्नोर करते हैं, इसको बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, इसका कोई तरीके लिखने का, जस्ट फॉरगेट इट, मैंने क्या कहा। हमने जीएस लिमिटेड को 196 पे किए हैं बाय टेलीफोन ट्रांसफर बैंक के थ्रू, हैविंग डिडक्टेड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। और जीएस लिमिटेड ने हमें कहा था कि 2% कैश डिस्काउंट आप ले लो, तो हमने वो अमाउंट डिडक्ट करके पैसे फिर जीएस लिमिटेड को 196 पे किए हैं। अब इसकी दो एंट्रीज बनेगी, एक तो सिंपली जो आपने 196 पे किए हैं उसकी, और एक आपकी बनेगी किसकी, उसकी क्या कहते हैं, डिस्काउंट की। तो हम इसकी एंट्री बनाते हैं, पहली वाली एंट्री सिंपल वाली बनाते हैं। आप करोगे डेबिट जीएच लिमिटेड, क्रेडिट कर दोगे बैंक, ठीक है, और 196 से, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतने तो पैसे हमने पे किए ही हैं। ठीक हो गया। लेकिन अब हमने डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, अब पता चले डिस्काउंट कितना दिया होगा। अब 196 वो अमाउंट है जो डिस्काउंट करने के बाद आई है, टोटल ओरिजिनल अमाउंट का हमें नहीं पता। ठीक है, इसके दो तरीके हैं करने के। अम, हम जो एक तरीका जो अलजबरा से भी कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने का, दरअसल थोड़ी सी रिवर्स ट्रांजैक्शन इसकी करनी है। मैं दोनों तरीके लिख देता हूँ, जो सा ज़्यादा सूटेबल लगे हम उससे कर लिया करेंगे, लेकिन ये सिर्फ तब करना है जब हमें वो वाली अमाउंट दी हुई है जो डिस्काउंट कटने के बाद। फॉर एग्जांपल आप जाते हो और आप कोई शॉपिंग करते हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हो और वो आपको कहते हैं इस पर 10% डिस्काउंट था, या फॉर एग्जांपल वो कहते हैं इस पर 2% डिस्काउंट है, आप एक बैग खरीदने जाते हो, वो कहते हैं इस पर 2% डिस्काउंट है, ये आपको 196 का मिलेगा डिस्काउंट करके, आप कहते हो ठीक है 196 का मुझे दे दो। आप घर आते हो, आप 196 का बैग ले आते हो। अब घर आके आपके फॉर एग्जाम्पल आपसे फादर पूछते हैं कि ठीक है 196 तो तुम मुझे पे कर रहे हो, तो मुझे इसकी ओरिजिनल अमाउंट बताओ, ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी। तो आपको मैं 196 का लेकर आया हूँ, मुझे 2% इस पर डिस्काउंट मिला है, तो ओरिजिनल अमाउंट में कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसके दो तरीके हैं, वो मैं बताने लगा हूँ, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम उनको फॉलो करेंगे। तो अब हमने जब इसकी ओरिजिनल अमाउंट थी यार, जीएस लिमिटेड को हम ओ कितना करते थे, टेक्निकली हमें पे उसको 196 की, हम उसको ओ कितना करते थे, वही वाले क्वेश्चन है कि शॉपिंग बैग जो हम बैग लेकर आए हैं वो था कितने का, हमने तो 196 पे किया आफ्टर डिस्काउंट, ओरिजिनल अमाउंट उसकी कितनी थी। वो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, जब ओरिजिनल अमाउंट पता होगी उसमें से 196 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने हम इतना डिस्काउंट मिला है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका ना एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है, जब आपने ओरिजिनल अमाउंट कैलकुलेट करनी है ना, ये सिर्फ तब करना होता है, मैथ्स में परसेंटेज में भी पढ़ते हैं। आपने करना है कि जो परसेंटेज का डिस्काउंट हमें मिला है ना, ठीक है ना, उसको आपने करना 100 में से माइनस, 100 में से माइनस कर देना 2, ये आंसर आ जाएगा कितना, 98। 98 आ गया, यहाँ भी यूं कर, 98 आंसर आ गया। अब जो आपकी बाद वाली अमाउंट है 196, उसको आपने डिवाइड कर देना, 196 डिवाइडेड बाय 98%, 196 डिवाइडेड बाय 98%, यूं भी लिख सकते हो, या दूसरा तरीका है 196 डिवाइडेड बाय 0.94। ये दोनों तरीके हैं, मैं दोनों कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। करना क्या, 100 में से सिर्फ वो परसेंटेज डिस्काउंट की माइनस करनी है, जो आंसर आएगा उससे हमने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल 196 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 98% से, पहले 98%, तो 200 आंसर आ जाएगा।
इसके बाद ये भी नहीं, दूसरे तरीके से करना है तो सीधा उसको जो 0.98, फॉर एग्जाम्पल इधर 98 ना आता है, इधर 76 आता है, तो हम उसको 0.76 बना देते। 33 आता तो 0.33 बना देते, 2 होता तो 0.2 बना देते। इसलिए 196 डिवाइडेड बाई 0.98, ओ सॉरी, 196 डिवाइडेड बाई 0.98, 200 आ गया। इसका आंसर ऐसे आएगा। तो इस तरह हम ओरिजिनल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ओरिजिनल अमाउंट ऑब्वियसली 196 से भरी होगी क्योंकि उस पर डिस्काउंट लगा था, उसके बाद हमने 96 पे किया। तो यानी कि ओरिजिनल जो हम ओ करते थे ना जीएस लिमिटेड को, ये जो ओरिजिनल बैग की प्राइस थी ना, वो 200 थी। उस पर 2% हमें डिस्काउंट मिला और हमने 196 पे किया। हम इसकी भी कैलकुलेशन कर ले, मजीद कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें 196 नहीं पता था, हमें पता था कि यार ओरिजिनल अमाउंट 200 है जो हमने पे करनी है और हमें 2% डिस्काउंट मिलेंगे। इसको यूँ समझना, बैग खरीदने के, उसने कहा कि भाईजान ये 200 का बैग है और इस पर 2% डिस्काउंट है। अब आपने अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है मुझे कितने का पड़ जाएगा। तो आपने कहा 200 का 2% लेता हूँ, ये 4 आ गया, और 200 में से 4 माइनस कर देता हूँ, सॉरी, 200 में से 4 माइनस कर दो, 196 आ गया। ये है कि अगर आपके पास ओरिजिनल अमाउंट हो तो 196 इस तरह से निकलेगा, लेकिन अगर आपने रिवर्स करना है, फिर आपको 100 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, डिस्काउंट वाली परसेंटेज माइनस करनी पड़ेगी, फिर या तो 98% से डिवाइड करो या 0.98 से डिवाइड करो, फिर ओरिजिनल अमाउंट आएगी। अब हमें पता चल गया कि ओरिजिनल अमाउंट जो जीएस लिमिटेड की थी वो 200 थी, हमने उनको 196 पे किया। कितना डिस्काउंट दिया हमने, उन्होंने उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया क्योंकि हमने उनको पैसे देने थे, हम तो नहीं डिस्काउंट दे सकते, तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ। कितना डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, 1 4 का। तो अब एक एंट्री हम यहाँ पे 4 की बनाएंगे। सिंस यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम करेंगे डेबिट जीएस, और डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने बताया था कि हमारी इनकम होती है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारी इनकम होती है, तो हम डेबिट कर देंगे जीएस लिमिटेड 4, क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 4। अभी हमारी एंट्री बिल्कुल क्लोज हो गई। बैंक में 196 हमने पे किया है, जो बाकी चार का बैलेंस था टोटल, तो उनका 200 था, वो हमने कहा हमें डिस्काउंट रिसीव मिल गया, हमें एक इनकम मिल गई है। ये दूसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री उसने कहा पेड $75 कैश फॉर स्टेशनरी। बड़ी ही आसान सी एंट्री है, $75 की आपने कैश के अंदर स्टेशनरी ली है, तो आप डेबिट कर दोगे स्टेशनरी 75, क्रेडिट कर दोगे कैश 75। उसके बाद एंट्री है कैश सेल्स हुई है 140 की, मजीद आसान एंट्री है, बहुत आसान है। डेबिट कैश कर दो, 140 है ना, 140, क्रेडिट सेल्स कर दो 140, सिंपल। इसके बाद एंट्री हमारी है सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट टू बर्गर्स हु पेड 50 बाय चेक इन फुल सेंटर। मतलब आपने एक इक्विपमेंट सेल किया और बर्गर्स को उसने $50 चेक में पे कर दिए हमें। इक्विपमेंट सेल किया जिससे हमें चेक में पैसे मिल गए, यानी हमारे बैंक में 50 आए, डेबिट 40 बैंक, और क्रेडिट हमारा इक्विपमेंट हो जाएगा क्योंकि वो ख़त्म हो गया, 40, थोड़ी 50 है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बर्गर्स को फॉर एग्जाम्पल हमने क्रेडिट पे सेल किया होता है, तो वो हमें उधार पे हमने सेल किया होता, तब की एंट्री होनी थी। तब इसकी एंट्री होनी थी डेबिट बर्गर्स, फिर नाम आ जाना था डेबिट बर्गर्स क्रेडिट इक्विपमेंट, लेकिन अब उसने बैंक से पैसे पे कर दिए हैं, तो इधर आएगा डेबिट बैंक क्रेडिट इक्विपमेंट। अब आखिरी ये 30 वाली, पेड 340 टू कॉल इन बाय चेक, चेक पे किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ 350। वो कह रहा है कि हमने कॉल इन को 340 पे किए इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ 350। टोटल डेट था 350 का, लेकिन उसके बदले हमने उसको पे किया 350, लेकिन उसने वर्ड इस्तेमाल किया फुल सेटलमेंट, यानी कि अकाउंट फुली सेटल हो गया, क्लोज हो गया। तो 10 किधर जाएगा, आपने किसी को 350 देना था और आप उसको 340 देते हो, और आप कहते हो कि हमारा, वो कहता है कि ठीक है यार आपका अकाउंट फुली क्लोज हो गया, उसने 340 एक्सेप्ट कर लिया, तो वो $10 किधर जाएंगे, वो $10 आपको डिस्काउंट मिला, कॉलिन ने आपको $10 का डिस्काउंट दे दिया। ये इसको चीज़ को खुद ऑब्जर्व करना है कि 340 पे की है, और वो साथ ये लिख रहा है कि फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ 350। ये उसका लिखने का मकसद पता नहीं, हाल ही वो ये भी लिख सकता था कि हमने 340 पे किए दैट्स ऑल, लेकिन वो बता रहा है कि पूरा डेट 350 का था, आपने 340 पे किए और फुल सेटलमेंट हो गया, क्लोज हो गया। इसका मतलब 10 का आपको डिस्काउंट मिला है, कॉलिन ने आपको डिस्काउंट दे के हम कॉलिन को पैसे देने। इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट सबसे पहले कॉलिन कर देंगे 340 ओरिजिनल अमाउंट से, और सिंस हमने बैंक से उसको पे की, चेक से पे किया, तो क्रेडिट तो हो जाएगा बैंक 340। अब आएगी अमाउंट दूसरी, इधर हमें डिस्काउंट मिला, कितने का मिला, ऑब्वियसली नजर आ रहा है $10 का मिला, तो हम पेंगे
डेबिट और डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि वो हमारी इनकम होती है। डेबिट कॉल इन फिर कर देंगे 10 से, और क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट रिसीव किससे, 10 से। ये हमारी एंट्री बन गई। डिस्काउंट रिसीव, ये है कैश डिस्काउंट। ठीक है, जहाँ पे लफ्ज आएगा ना ट्रेड डिस्काउंट, उसको माइनस कर देना, लेकिन उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं बनानी। जैसे फॉर एग्जांपल कैश डिस्काउंट्स की देखो ना, हमने ये एक सेपरेट एंट्री बनाई थी, जीएच लिमिटेड वाली। इसी तरह ये कॉलिंग की भी एक डिस्काउंट रिसीव की एक सेपरेट एंट्री बनाई है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं बनाई, वो रिकॉर्ड नहीं होता, वो बस टोटल अमाउंट में से डिडक्ट हो जाता है। अब ये हमारे पास एंट्रीज हैं, ये हमने रिकॉर्ड करनी है कैश बुक के अंदर। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री है डेबिट कैश हो रहा है, क्रेडिट सेल्स हो रही है। सम टाइम्स आपको एंट्रियां बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्काउंट की एंट्रीज बना लेनी चाहिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट पढ़ के भी अपनी कैश बुक को सोल्व कर सकते हो। हम पहले स्टार्ट करते हैं, डेबिट कैश हुई है, क्रेडिट सेल्स हुई है। ये हमारे पास आ गए, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेबिट कैश हुआ, क्रेडिट सेल्स। तो कैश की इधर डेबिट साइड पे हम आएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स। ठीक है, कितनी अमाउंट थी, अमाउंट थी 580। सेल्स लिखा, और कैश, क्योंकि कैश में सेल्स हुई थी तो हम ये लिख देंगे 580। पहली एंट्री होगी। उसके बाद हम वापस जाते हैं, वो क्या अगली एंट्री थी, डेबिट बैंक हुआ, क्रेडिट कैश हुआ। यानी वो यही था ना कि सेल्स के पैसे अपने बैंक में जमा करवा दो, तो वो ना भी देखो, सिर्फ इस एंट्री को सोल्व करो। डेबिट कर दो बैंक को, क्रेडिट कर दो कैश को। यानी कि डेबिट कर दो बैंक को, यहाँ पे बैंक को डेबिट कर देते हैं, ये वाली जो अमाउंट है, और क्रेडिट कर दें कैश को। इधर हम अब लिखेंगे, क्योंकि सिंस हम बैंक को अंदर पैसे डाल रहे हैं, बैंक में क्यों पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि कैश वाले पैसे हम बैंक में डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैश लिख देंगे। कितनी अमाउंट की, 580 आएगी, 580। ठीक है, और कैश में से हम ये माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने कैश जो था वो किधर जमा करवा दिए, बैंक में जमा करवा दिए। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। कैश से आपने उठा के बैंक में पैसे डाल दिए, तो कैश की क्रेडिट साइड पे लिख दिया और बैंक की डेबिट साइड पे लिख दिया 580। ठीक हो गया, ये एंट्री भी हो गई। उसके बाद हम वापस चलते हैं। उसके बाद एंट्री थी डेबिट इंश्योरेंस क्रेडिट बैंक। मतलब आपने इंश्योरेंस भी पे किया और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे किया, बैंक से पे किया, बैंक इस तरफ था। कितने की पे की थी, हमने पे किया 360 की। ठीक हो गया, ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री में डेबिट जीएच लिमिटेड क्रेडिट बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है। बैंक इधर क्रेडिट साइड पे जाएंगे, जीएच लिमिटेड, कितने पैसे से हो रहा है, 196 से। तो बैंक वाली साइड पे जाएंगे और बैंक वाली जगह पे लिख देंगे 196। ठीक हो गया। इसके बाद एक और दूसरी एंट्री थी, उसमें क्या हो रहा था कि डेबिट जीएच लिमिटेड और क्रेडिट हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे 4 आ जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव कितना है, देखो खुद ही डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नया फिर से जीएच लिमिटेड लिख के डिस्काउंट रिसीव के आगे फोन नहीं लिखेंगे। मैं समझा देता हूँ, वो यूं होगा कि हम यूं करें कि हम यहाँ पे फिर से लिखें जीएच लिमिटेड, और यहाँ पे आगे हम 4 लिखें। ये तरीका डबल डबल है, ऊपर भी जीएच लिमिटेड, नीचे भी जीएच लिमिटेड। तो बेहतर तरीका ये है कि आप इस 4 को ना पहले वाले जीएच लिमिटेड के आगे डिस्काउंट रिसीव के आगे ले लो, ऐसे। और इधर डबल डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना पता चल रहा है ना कि जीएच लिमिटेड को हमने बैंक से 196 पे की है और हमें 4 का डिस्काउंट मिला। क्लियरली पता चल रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली एंट्री क्या है, डेबिट स्टेशनरी हो रहा है और क्रेडिट कैश हो रहा है। कैश में से पैसे कटेंगे इसमें। इसमें बड़ा ध्यान रखना है, बैंक के बैंक में से पैसे काटने हैं, और कैश के कैश में से पैसे काटने हैं। इधर कैश में से पैसे काटने, तो इधर आ जाएगा 75। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगली एंट्री है, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स। कैश आ रहा है आपके पास, ठीक है, सेल्स की वजह से, तो इधर हम आएंगे और इधर हम लिखेंगे सेल्स। और कैश आया, कैश सेल्स हुई थी, तो कैश के नीचे हम लिख देंगे 140। ओके हो गया। इसके बाद अगली एंट्री क्या, डेबिट बैंक क्रेडिट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट सेल किया था तो बैंक में पैसे आए हैं, डेबिट हो रहा है बैंक। इधर लिखेंगे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। कितने का सेल किया इक्विपमेंट, 50 का। 50 का सेल किया, तो बैंक वाले सेक्शन में आ जाएगा कितना बैलेंस, 50 का। ठीक हो गया। इसके बाद
ठीक हो गया। ये हमारी बैंक की भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, इक्विपमेंट की भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद, हमारे पास जो आती है वो आखिरी वाली आती है, डेबिट कॉलिन हो रहा है, क्रेडिट हमारा बैंक हो रहा है। डेबिट हो रहा है कॉलिन, और क्रेडिट हो रहा है बैंक। तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कॉलिन कितने से 340 से, बैंक के नीचे जाएंगे बैंक वाले सेक्शन में, और यहाँ पे हम लिख देंगे, तो इसको हाइड कर दिया हमने। ठीक है, बैंक वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 340। लेकिन इसके साथ ही हमें पता है दूसरी एंट्री में हमें डिस्काउंट रिसीव भी था, डेबिट कॉलिन और क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो फिर से कॉलिन जैसे जीएस लिमिटेड में दो दफ़ा नहीं लिखा गया था, डिस्काउंट रिसीव के आगे हम लिख देंगे 10। अब पता चल रहा है कि हमने कॉलिन को 340 पे किया और 10 का हमें डिस्काउंट मिला। ये सारी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब सबसे पहले बड़े ध्यान से कैश वाली साइड को बैलेंस करते हैं। एक कैश की ये साइड है 150, 580, 140, और एक कैश की ये साइड है 580, 75। बड़ी वाली साइड ऑब्वियसली मुझे डेबिट वाली लग रही है। अब बड़ी साइड मैंने देखा यार, इधर 580 और 675, इधर 150 भी है, 580, 140 भी है। तो बड़ी साइड मुझे इसकी डेबिट वाली ये वाली साइड लग रही है। तो पहले कैश को, बैंक को नहीं अभी चलेंगे, सिर्फ कैश को करते हैं। यहाँ पे इसकी टोटल अमाउंट लिखते हैं, कैलकुलेटर साथ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 150 प्लस 580 प्लस 140, 870 आ गया। 150 प्लस 580, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गई हमारी कितनी, 870। इसी तरह यही टोटल अमाउंट, बल्कि इसका मैं ऐसे करता हूँ कि कलर भी चेंज कर देता हूँ, उसको ब्लैक कर देता हूँ, इसको बड़ा कर, ठीक है। 870 आ गया। इसी तरह कैश का इधर वाले फॉलम में भी हम 870 जाके लिख देंगे, बड़ी अमाउंट। अब देखते हैं इधर कम कितना है। 870 में से माइनस करते हैं सबसे पहले 580, ठीक है, फिर माइनस करते हैं 75। इधर टोटल कम हो रहा है 215 का। एक बार फिर से रीचेक करते हैं, 870 माइनस 75 माइनस 580, 215। यहाँ पे जो टोटल कम हो रहा है वो 215, और जो कम होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन। अब इसे कैश का देख रहे हैं, बैंक का हो सकता है ऊपर नीचे भी आ जाए। इसका कितना आया था, 215। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 215। तो इसका हमने कर लिया बैलेंस कैरी डाउन 215। इसके अंदर मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि जिस मर्जी अकाउंट को पहले टोटल करो, कोशिश करो कैश की पहले करो। उनकी जो टोटल अमाउंट है ना, वो थोड़ा नीचे जाके लिखो, जो कि मैंने यहाँ पे गलती की है। मुझे ना इसको 870 को मैं इधर ले जाऊँ, थोड़ा ना दो तीन लाइन स्किप्स करके करो। उसकी वजह ये मैं भी बताता हूँ, कभी कभी ना आगे बैंक में जाके मसला होता है। तो इस 215 को भी थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, इस बैलेंस कैरी डाउन को भी यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। तो हमने इसका बैलेंस कैरी डाउन 215। अब इसका बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन आ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ जाएगा हमारा कितना, कैश का 215। डन। सबसे पहले कैश को हमने बैलेंस करके क्लोज कर लिया। अब आती है बड़ी बैंक की। बैंक की एक ये वाली साइड है और बैंक की एक ये वाली साइड है, तो बड़े आसानी से नजर आ रहा है कि जो 1980 वाली साइड है ना, ये ज्यादा बड़ी है, बैंक में से ज्यादा पैसे गए हैं। तो हम यहाँ पे इसका टोटल लिखेंगे, जहाँ पे कैश का टोटल किया था ना, उसके आगे यहाँ पे इसका टोटल लिखते हैं। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं अपने पास। इसका आंसर आएगा 1980, 1980 प्लस 360 प्लस 196, सॉरी, 1980 प्लस 360 प्लस 196 प्लस 340। तो ये टोटल आता है 2876। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2876। यहाँ पे भी टोटल लिख दिया, और बैंक की भी इस साइड पे भी लिख देंगे 2876।
जरूरी नहीं कैश और बैंक का कैरी डाउन एक ही साइड पे है, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे भी आ सकता है। अब बैंक की ये वाली साइड छोटी है, तो जो सी साइड छोटी होती है वहां पे बैलेंस कैरी डाउन आता है, तो बैंक का बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे आएगा। जहाँ पे छोटी साइड होगी डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकती है, लेकिन कितना आएगा वो हम निकाल लेते हैं अभी। 2876 में से माइनस कर देंगे 580, फिर माइनस कर देंगे 50। 2246 का आएगा। तो यहाँ पे हम बैलेंस कैरी डाउन बैंक का यहाँ पे लिख देंगे 2246, लिख दिया। अब इस बैलेंस कैरी डाउन का यहाँ पे एक बैलेंस ब्रो डाउन बनेगा। कितना? 2246 बैंक के नीचे लिखना है, बैंक के नीचे। 2246। ये हमारी टोटल कैश, मैंने इधर लाइंस भी लगा दी हैं टोटल्स के आगे, तो ज़रूरी नहीं कि बैलेंस कैरी डाउन ब्रो डाउन एक ही साइड पर। देखा जाए तो जो हमारा कैश का कैरी डाउन आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, ब्रो डाउन डेबिट साइड पे आ रहा है। लेकिन अगर बैंक का देखा जाए तो बैंक का ब्रो डाउन वाला क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्योंकि बैंक में देखो पहले ही उधार था 1980 का, फिर उसमें हमने पैसे ज़्यादा पे किए हैं, तो वो उधार बढ़ गया, और बैंक में पैसे आए कम है, तो ऑब्वियसली उसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस ज़्यादा होना। तो ये हमारी कैश बुक यहाँ पे तैयार होगी, टोटल 11 मार्क्स ही थी। एक मार्क्स यहाँ पे डेट्स का होना था जो मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपने साथ साथ डेट्स लिखनी होती। हाँ, एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, जो डिस्काउंट्स का कॉलम है ना उनको भी हमने टोटल करना होता है। जो इनके कैश और बैंक के टोटल दिए ना उनके आगे डिस्काउंट्स का भी टोटल कर देते हैं। इसका कर दिया 14, क्योंकि इसका 14 बन रहा था, और डिस्काउंट अलाउड को ऐसे ही छोड़ देंगे, उधर कुछ था ही नहीं। तो डिस्काउंट्स का कोई बैलेंस कैरेक्टर ब्रोड डाउन नहीं बनता, बस यहाँ पे हम उसको टोटल लिख देते हैं। टोटल लिख के यहाँ पे यूँ जैसे उनमें लाइंस लगाई है ना, इसको हम यूँ लाइन लगा के हाईलाइट कर देंगे, दैट्स ऑल। ये हमारी कैश वो कंप्लीट हो गई। आगे चलें अगर इसी क्वेश्चन के अंदर, तो आगे हमसे वो क्या मांग रहा है, कुछ चीज़ें मांग रहा है। कंप्लीट Complete the following table by placing a tick in the correct column to indicate whether each item would be used to update the cash book or would appear in the bank reconciliation statement। वो कह रहा है कि मुझे ये बताइए कुछ एरर्स हैं, तो ये बताइए ये कैश बुक जब हम सही करेंगे ये उस कैश बुक वाले एरर्स हैं कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कैश बुक के अंदर कौन कौन से एरर्स ठीक होते हैं, डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग ऑर्डर, डिसऑनर चेक या बैंक चार्जेस। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर वो एरर्स होते हैं जैसे अनक्रेडिटेड चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो चेक करते हैं। सबसे पहले स्टैंड नीचे से स्टार्ट करते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर पेड फॉर रेट। तो स्टैंडिंग ऑर्डर मुझे पता है कि हमेशा कैश बुक में जाके ठीक होता है, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर वो चीज़ होती है जो बैंक ऑटोमेटिकली पे कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता, तो हम इसके यहाँ पे लिख देंगे, टिक लगा देंगे। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, बैंक अपना इंटरेस्ट तो खो ही नहीं सकता अगर मिस करे। तो इसका मतलब है कि ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट हम मिस कर सकते हैं, बैंक की स्टेटमेंट में वो कभी मिस नहीं होगा, क्योंकि बैंक तो उसको ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता है। तो ये भी कैश बुक में जाके सही होगा। चेक टू कॉल इन अनप्रेजेंटेड, देखो इसके अंदर अनप्रेजेंटेड वाला लफ्ज आ रहा है, अनक्रेडिटेड और अनप्रेजेंटेड, ये वो चीज़ें होती थी जो बैंक में गलतियां होती थी कैश बुक में ठीक होती थी, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। ये नोट सामने खोल लेना, नोट से देख लेना, याद आ जाएगा। चेक्स फ्रॉम बर्गिस डिसऑनर्ड, कैश बुक के अंदर चार चीज़ें ठीक होती थी, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, बैंक चार्जेस या डिसऑनर्ड चेक, तो ये भी कैश बुक में जाके ठीक होगा। ठीक हो गया, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी था। आगे पार्ट देखते हैं, राहत इज कंसर्न अबाउट द लेवल ऑफ हर बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑब्वियसली उसका बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हम कैश बुक में भी जाके देखें तो 1980 था पहले, और अब कैश बुक बनाने के बाद 2246 हो गया, तो बढ़ गया काफ़ी। तो कह रहा है राहत इज कंसर्न अबाउट दिस बैंक ओवरड्राफ्ट, शी इज कंसिडरिंग अप्लाइंग फॉर बैंक लोन। ऑब्वियसली बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन होता है, बैंक लोन वो वाला लोन होता है जिसमें हम 5-6 सालों वाला लोन ले लेते हैं। दिस वुड एनेबल हर टू पे और बैंक ओवरड्राफ्ट टू परचेज अ न्यू ऑफिस फर्नीचर। देखो होता ही है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाए ना, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट पर भी थोड़ा कम होता है। तो वो लोग कहते हैं जब बैंक ओवरड्राफ्ट ज्यादा हो जाए कि यार बैंक लोन लो, उससे बैंकों का ही बैंक ओवरड्राफ्ट पहले पे करो और नया फर्नीचर उसमें लेना। Can advise rather whether she should apply for the bank loan? Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो एडवांटेजेस लिखने हैं, दो ही हमने इसके अंदर डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। ठीक है। अब दो हमने फायदे लिखने हैं कि क्यों उसको ये कर लेना चाहिए और क्यों उसको ये नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। अब हम इसके आंसर्स देखते हैं कि क्या उसको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि बैंक लोन लेकर सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करे और नया फर्नीचर ले। तो इसका आंसर मैंने इजी वाला ड्राफ्ट करवाया है, वो हमारे पास ही है, हम इसको पढ़ते हैं। राहत
राहत शुड कंसीडर अप्लाइंग फॉर द बैंक लोन बट शी मस्ट वे द प्रोज एंड कॉन्स केयरफुली। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस चैट जीपीटी ने लिखा, हमने सीधा एडवांटेजेस से शुरू करना है। सबसे पहला एडवांटेज होता है लोअर इंटरेस्ट रेट। मैंने जैसे बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, बैंक लोन के इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होते हैं। बैंक लोन यूजुअली हैव लोअर इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट, रिड्यूसिंग और फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट कहते हैं जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है। अब मैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दूंगा, पहले मैं फॉर एग्जांपल उस पर इंटरेस्ट पे करता 500 का, अब मैंने बैंक लोन लिया है, इंटरेस्ट मैंने उस पर भी पे करना फॉर एग्जांपल 200 का या 300 का, लेकिन वो 500 से तो कम होगा ना। उसके बाद improved cash flow management. Paying of the overdraft will provide financial stability and allow her to plan expenses better. ओवरड्राफ्ट उसका काफ़ी ज़्यादा चंक लेकर जा रहा होगा कैश का। जब आपके पास बैंक लोन आ गया, अब काफ़ी ज़्यादा आपके पास चंक लमसम पैसे आ गए, तो अब कैश फ्लो इजीली मैनेज हो सकता है। ओवरड्राफ्ट निकल गया, अब वो इजीली अपने एक्सपेंसेस को बड़ी आसानी तरीके से एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है। कुछ डिसएडवांटेजेस में आए तो बैंक लोन्स रिक्वायर रेगुलर पेमेंट्स विच कुड स्ट्रेन हर बजट इफ कैश फ्लो फ्लक्चुएट्स। बैंक लोन के ऑब्वियसली 5 to 6 ईयर 7 ईयर पे फिक्स पेमेंट्स होती हैं, रेगुलर इंटरवल पे अपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जिसकी वजह से उसका कैश फ्लो डिस्टर्ब भी हो सकता है। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है, अब ये 5 6 सालों तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिस विच कुड स्ट्रेन हर बजट। बजट मतलब जो आपने बजट किया होता है फ्यूचर में, इफ हर कैश फ्लो फ्लक्चुएट्स, यानी कि अगर उसकी किसी साल में इनकम कम हो जाती है लेकिन उसको इंटरेस्ट तो फिर भी पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इसको छोड़ो, इसका दूसरा पॉइंट ये होता है कि बैंक लोन आप जब भी लेने जाते हो ना, तो वो जो बैंक वाले होते हैं ना, वो कहते हैं हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए या हमें कोलेट्रल चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो हमें कहते हैं, बैंक हमें कहता है कि या तो हमें कोई सिक्योरिटी दें या कोई कोलेट्रल दें। सिक्योरिटी और कोलेट्रल दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अब सिक्योरिटी कोलेटरल क्या होता है कि बैंक कहता है हमें कोई अपने बिजनेस का एसेट जो है वो हम उसकी जो ओनरशिप के वो हैं क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो हमें दें, या अपने जो आप फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं तो अपने घर का या अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हमें दें, ताकि वो एज एन सिक्योरिटी हमारे पास पड़े हो कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आप बैंक लोन नहीं पे कर पाते तो हम वो आप जो हमें डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जो चीज़ है घर गाड़ी या बिजनेस का जो भी नॉन करंट एसेट है उसको बेच के हम अपना बैंक लोन वापस से रिट्रीव कर सकें, रिडीम कर सकें। तो अगर तो राहत के पास क्या कहते हैं बैंक सिक्योरिटी या कोलेटरल देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो बैंक हो सकता है उसको बैंक लोन ही ना दे, या अगर है भी तो उसको रिस्क लेना पड़ेगा, उसको बकायदा कोई चीज़ सिक्योरिटी या कोलेटरल के लिए देनी पड़ेगी। फिर आप इसका बता दो जस्टिफिकेशन की, यस एज पर मी शी शुड गो फॉर द बैंक लोन बिकॉज द फाइनेंसिंग कॉस्ट और द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ बैंक लोन इज ईजियर, चीपर एंड ईजियर टू मैनेज एज कम्पेयर टू द बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये आप इसका आंसर लिखोगे, यहाँ पे हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का हमने एक और क्वेश्चन कर लिया, वैसे तो बीआरएस में भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते आ रहे थे।